जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? नदीम अफजल चंद साहब के रेफरेंस से एक खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने उनके सामने कहा था कि सारी अपोजिशन को फांसी लगा दें। इस वाक़े की डिटेल कुछ मेरे पास है जो मैंने ज़ाहिर है पिछले 1.5-2 साल में मुख्तलिफ लोगों से सुना था कि वाक़या हुआ क्या था और क्या सिर्फ एक बार हुआ था या इसके अलावा भी इसकी कुछ डिटेल्स हैं। पूरी डिटेल्स आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। और इसके साथ साथ आपने जनरल बाजवा साहब से रिलेटेड एक खबर आज कल मुलाहिजा की होगी, टेलीविजन शोज़ में भी बात हो रही है, सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है कि उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी साहब के सामने कुरान मजीद का हल्फ उठा के कहा कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया क्या। और उसमें बहुत सारी बहस हो रही है। ये बहस हो रही है कि जनरल बाजवा साहब क्या जेब के अंदर कुरान मजीद रख के वहाँ पे शादी की तकरीब में पहुँचे थे और उन्होंने वहाँ पे कुरान मजीद उठाया, और ये जो वाक़यात वो कोट कर रहे हैं उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। इसकी कुछ डिटेल्स भी हैं जो मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा। और इसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब से रिलेटेड कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन भी हैं जो इसी वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ हम आपके सामने रखेंगे। नदीम अफजल चंद साहब जो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, पहले वो पीपल्स पार्टी में होते थे, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मायूस होकर दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं। और ये भी उनके बारे में बात गर्दिश कर रही थी कि शायद उन्हें पंजाब का गवर्नर बनाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की गवर्नरशिप लेना चाहती है और वो सौदा जो हुआ था उसके अंदर पंजाब की गवर्नरशिप भी मौजूद थे। तो नदीम अफजल चंद साहब का नाम भी उन 3 लोगों के अंदर मौजूद है जो पंजाब के गवर्नर बन सकते हैं। अब चंद साहब क्योंकि इमरान खान साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे, वहाँ पे बैठते थे, तो बहुत सारे वाक़यात उनके सामने हुए, तो उन्होंने एक शो के अंदर ये डिक्लेयर किया कि जी मेरे सामने उन्होंने कहा था कि अपोजिशन को फांसी लगा देनी चाहिए। अब सवाल ये कि क्या वाकई ये इमरान खान साहब ये चाहते थे या उन्होंने एक बार कहा था या जज्बाती होकर कहा था या उनका प्लान था? तो इसका जवाब ये है कि इमरान खान साहब हकीकतन ये चाहते थे कि जब तक पाकिस्तान के अंदर 20 अपोजिशन के लोगों को फारग नहीं किया जाता, उन्हें उम्र कैद नहीं दी जाती, उन्हें फांसी नहीं दी जाती या उन्हें मुल्क से मुकम्मल तौर पर जलावतन नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। बल्कि इस सिलसिले में उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब को बुला के, और इस जो मीटिंग है उसके कई गवाह मौजूद हैं, और उन्हें ये कहा था कि आप इन सब को गायब नहीं कर देते। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मैं कैसे गायब कर सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास क्या इख्तियार है कि हम लोगों को उठाएं और गायब कर दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी किया था, उन्होंने देखे इन सबको उठा लिया था, उन्होंने जेल में डाल दिया था। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब की मिसाल ले लें कि वहाँ पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सब लोगों को उठा के और उनको जेल के अंदर रखा, उनसे पैसे लिए और उनसे जो करप्शन के पैसे थे वो सारे निकलवाए और उसके बाद फिर उनको जलावतन कर दिया, मुल्क से निकाल दिया। तो आप इस तरह करें। तो जनरल बाजवा ने कहा कि पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया नहीं है, यहाँ पे कोई किंगशिप नहीं है कि जहाँ पे बादशाह के पास या वलीअहद के पास इतने इख्तियारात हों कि वो आइन से बालातर हो के कोई कदम उठा सके। आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ आइन और कानून के दायरे में रहना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ आमर थे, डिक्टेटर थे, जबकि आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे डेमोक्रेसी है। अगर तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौर होता तो हो सकता है ये हो सकता था, क्योंकि ज़ाहिर मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ जब हो तो आपके पास कानून और आइन के तमाम अख्तियारात होते हैं, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आपके पास ज़ाहिर है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अख्तियारात तो नहीं है, और ना मैं डिक्टेटर हूँ इस मुल्क का कि मेरे पास इतने अख्तियारात हों कि मैं लोगों को उठा लूँ। लेकिन बहरहाल उस पर इमरान खान साहब का ये कहना था कि नहीं, आप कोशिश करें, क्योंकि जब तक ये लोग मौजूद हैं उस वक्त तक ये सिस्टम नहीं चल सकता, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो इस पर जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि आप हमें तहरीरी हुक्म दे दें, आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आपके हर तहरीरी हुक्म पे अमल करना हमारा फ़र्ज़ है, आप हमें तहरीरी हुक्म दे दें, हम ये कर देते हैं। जिसमें इमरान खान का ये कहना था कि इस पर तहरीरी हुक्म तो नहीं दे सकता मैं, तो उस पर यह मामला ठप हो गया था। जब ये मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त कैबिनेट के 4 मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे, जनरल बाजवा साहब मौजूद थे, जनरल फैज़ हमीद साहब मौजूद थे, उस वक्त के DGC मौजूद थे, और साथ जनरल बाजवा साहब के एक जो PS थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनके सामने ये मीटिंग हुई थी और उसमें बड़ी डिटेल के साथ इमरान खान साहब ने कहा था कि इन सब लोगों का क्या करना है। बहरहाल ये टास्क बाद में शहजाद अकबर साहब को दिया गया था और शहजाद अकबर साहब ने बाकायदा एक पूरा फार्मूला बना लिया था जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा गिरफ्तार होना था, राना सनाउल्लाह साहब ने गिरफ्तार होना था, ख्वाजा आसिफ साहब ने गिरफ्तार होना था, आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी थी और बिलावल भुट्टो साहब की गिरफ्तारी थी।
मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है मुल्क से बाहर थे, मरीम नवाज साहबा यहाँ पे थी और उनकी गिरफ्तारी भी होनी थी। और ये वो ख़तरा था जिसकी बुनियाद पे फिर पीडीएम ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की। अगर ये अदम एतमाद की तहरीक पेश ना होती और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना होती तो उसके बाद शहजाद अकबर साहब का एक फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत इन सब लोगों की गिरफ्तारियां थी और इन सबको सजाएं पक्की थी, क्योंकि उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी थी और उस मशीनरी के तहत, उस मशीनरी के ज़रिए इन सबको सजाएं हो जानी थी। और इस चीज़ का इन सबको पता है, ये सब मालूम है, इन सबको, ये सब लोग जानते हैं। और बल्कि कई लोग तो जब 16 महीने की गवर्नमेंट थी वो ये कहते थे कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ना करते तो ये हमारे हाथ से निकल जाती और उसके बाद हमारी सज़ाएं पक्की थी और बाकी ज़िंदगी हमने जेलों में गुजारनी थी और डिस्क्वालिफिकेशन भी हमारी इंश्योर थे। और उसके बाद जो गवर्नमेंट आनी थी उसमें फिर इमरान खान साहब ने आ जाना था और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब ने आर्मी चीफ बन जाना था और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस सारे सिस्टम को डीरेल करके उन्होंने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन जाना था। तो एक लंबा प्लान था, जिस प्लान को डाइवर्ट करने के लिए, जिसको मुनक़ता करने के लिए, जिसको रोकने के लिए पीडीएम ने गवर्नमेंट ली थी और उसका ज़ाहिर खमियाजा भी इन्होंने भुगता। जो मैं समझता था कि कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी थी और किसी हद तक बातें दुरुस्त भी थी, क्योंकि शहजाद अकबर साहब का जो फार्मूला था वो बाकायदा मार्केट के अंदर मौजूद था और वो कुछ करने लगे थे। लेकिन बहरहाल पीडीएम ने तहरीक के अदम एतमाद पेश कर दी और उसके बाद सारा मामला तलपट हो गया। बहरहाल नदीम अफजल चंद साहब की जो बात है वो गलत नहीं है और कई मरतबा ये बात डिस्कस हुई और कई लोगों के सामने डिस्कस हुई और इमरान खान साहब आज भी ये कहते हैं कि जब तक ये लोग मौजूद हैं उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और ये बाहर आ गए इमरान खान साहब तो उनकी ज़िंदगी का यही मकसद होगा कि इन सबको फ़ारग किया जाए किसी तरीके से और फिर एक ही मिर्ज़ा बचे और एक ही शहर बचे, एक ही गली हो और उसके अंदर इमरान खान साहब फिर रहे हो। जनरल बाजवा साहब से रिलेटेड एक खबर मुसलसल चल रही है। ये एक शादी की तकरीब थी जिसमें जनरल बाजवा साहब भी थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे, हफीज़ नियाज़ी साहब भी थे और मोहम्मद मालिक साहब भी थे। और उस तकरीब में शामी साहब की और इन तीनों जर्नलिस्टों की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई और जनरल बाजवा साहब ने अपनी जेब से कुरान मजीद निकाल के उसके ऊपर हल्फ लिया। इस पर ज़ाहिर बड़ी डिबेट हो रही है कि जनरल बाजवा साहब क्या अपने घर से कुरान मजीद उठा के लाए थे, साथ लाए थे। अब उसकी बैकग्राउंड ये है कि जनरल बाजवा साहब के पास अपनी वालदा का एक पंचसूरा है जिसमें 5 सूरतें हैं, जो आपको पता होगा। पंचसूरा बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग इनको जानते हैं, पंजाब के अंदर तो लाजमी लोग जानते हैं। तो 5 सूरतों का एक मजमूआ है और पॉकेट साइज़ का वो कुरान मजीद का छोटा सा नुस्खा है जिसमें 5 सूरतें हैं और ये इनके वालदा ने इनको दिए थे और ये उस वक्त से जब ये फ़ौज के अंदर शामिल हुए थे उस वक्त से इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। बड़ा शिकस्ता सा पुराना सा है, कई लोगों ने वो देखा हुआ है। बल्कि एक GHQ के अंदर कुछ जर्नलिस्टों की मीटिंग थी, ये उस वक्त की बात है जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उस वक्त भी उन्होंने सबको दिखाया था कि ये पंचसूरा है और वहाँ पे भी उन्होंने कहा था कि मैं इसको गवाह बना के बात कर रहा हूँ। तो ये उनकी जेब में होता है, पॉकेट में होता है हर वक्त, ये बात यहाँ तक दुरुस्त है। और जहाँ पे वो थोड़े से बेबस से महसूस करते हैं वो उसकी कसम भी खा देते हैं, ये भी उनकी पुरानी आदत है। गो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इतना हाईएस्ट रैंक ऑफिसर और इतने वसी तर अख्तियारात वाला शख्स और वो हेड ऑफ़ स्टेट्स के साथ बैठता हो, उसे चाइनीज़ प्रेसिडेंट बुलाता हो, उसे अमेरिकन प्रेसिडेंट बुलाता हो, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता हो, मलका के साथ बात करता हो, सऊदी अरेबिया और यूएई के अंदर जो शहज़ादगान हैं, जो वहाँ पे सुल्तान हैं, जो वहाँ पे बादशाह हैं, उनके साथ बैठता हो, उसे इतनी कमज़ोरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कमज़ोरी की अलामत होती है कसम उठाना। और जब आपसे कोई पूछ नहीं रहा, या तो अदालत हो ना, अदालत के अंदर आपसे पूछा जा रहा हो जी आप कुरान मजीद पे हल्फ दें, तो आप वहाँ पे हल्फ दे सकते हैं। लेकिन कहीं अदालत नहीं लगी हुई, सिर्फ आप एक पब्लिक अपीयरेंस में हैं, कहीं वहाँ पे लोग खड़े हैं और वहाँ पे आपने अपनी वजाहत करने के लिए कुरान मजीद को दरमियान में लेके आए, तो ये गलत है। और इतने बड़े ओहदेदार को, और वो भी 6 साल तक पाक फ़ौज का वो सरबराह रहा हो, तो उसे ये नहीं करना चाहिए। मैं इसके वैसे खिलाफ हूँ, ये मेरी ज़ाती राय। लेकिन जहाँ तक कुरान मजीद के नुस्खे की बात है तो पंचसूरा उनकी जेब में होता है, ये उनकी वालदा की है, अमानत है, उन्होंने इनको दिया था और बड़ा पुराना नुस्खा है और उसको ये पढ़ते भी रहते हैं। ये बात भी यहाँ तक दुरुस्त है। अब उन्होंने कसम खाई है 3 चीज़ों की। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को भिजवाने में मेरा कोई किरदार नहीं था। मैं इस चीज़ पे वैसे उनसे इत्तफाक करता हूँ, ये बात 100% दुरुस्त है क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भिजवाना नहीं चाहती थी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, उसमें जनरल बाजवा भी शामिल है। जनरल फैज़ हमीद तो बहरहाल उनको सपोर्ट कर रहे थे, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे थे। और ये बात दुरुस्त है कि इन्होंने
इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश भी की थी और मार्च के महीने में यहाँ पे बाकायदा पूरी अपोजिशन को बुला के आईएसआई के मेस के अंदर जनाब बाजवा साहब ने 5 घंटे उन्हें ये कहा था और ये जो नए डीजी आईएसआई हैं वो भी उसमें शामिल थे और अपोजिशन को ना पूरा कन्विंस किया था कि जब वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, जब वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार हैं तो आप अदम एतमाद वापस लें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं, आपका मसला हल हो गया। बल्कि यहाँ उन्होंने ये फिक्रा भी बोला कि आपने उसे लटा लिया, जब लटा लिया है और अब वो आपके साथ बात करने के लिए, आपका मुतालबा मानने के लिए तैयार है तो आप उसको क्यों मज़ीद रगड़ना चाहते हैं, इसमें आपका नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि आप उसका मुतालबा ये मान लें। लेकिन वहाँ पे मौजूद सबसे ज़्यादा बिलावल भुट्टो साहब ने एतराज़ किया। बिलावल भुट्टो साहब का ये भी कहना था कि अगर आपने मज़ीद पुश किया तो हम पब्लिक में जाके कहेंगे कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद वापस ले रहे हैं। और वहाँ पे बाकी लोग भी थे, शाहज़ैन बुख्ती साहब भी थे, उन्होंने भी बहुत बात की। फिर खालिद मक्सी साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी बात की। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो ओपिनियन था वो डबल था, कभी थोड़ा 50-50 था, कुछ इधर भी थे कुछ उधर भी थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अलबत्ता ये चाहते थे कि ये हो जाए, हम अदम एतमाद वापस ले लेते और नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये वर्जन था वहाँ पे। लेकिन बहरहाल वो प्लान कामयाब नहीं हो सका था। तो अगर ये कहा जाए कि जनरल बाजवा ने गवर्नमेंट भिजवाई थी तो ये बात गलत है। बचाने की उन्होंने कोशिश की थी, जो एक एफर्ट उन्होंने अपने लेवल पे की, जो हो गई और वो नाकाम हो गए। और उसके बाद अलबत्ता ये बात भी दुरुस्त है कि अगर वो दोबारा वापस उसी तरह जनरल फैज़ हमीद साहब को डीजी आईएसआई बना देते, खुद वो डंडा हाथ में उठा लेते और कहते कि सबको पकड़ लें, सबको मना लें, और पुराना जो 2021 का या 2020 का वतीरा था फौज का, एस्टैब्लिशमेंट का, अगर वो कर देते तो फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बच सकती थी। और इमरान खान साहब चाहते भी ये थे कि एस्टैब्लिशमेंट हर सूरत मेरी गवर्नमेंट को बचाए। मामला सिर्फ इतना था, ये बात दुरुस्त है। दूसरा रह गया उनकी एक्सटेंशन का। जो पहली एक्सटेंशन है उसमें जनरल बाजवा साहब ने मुझे खुद बताया था और उस वक्त भी उन्होंने यही खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहा था कि मैंने कतन एक्सटेंशन के लिए कोशिश नहीं की थी, बल्कि जो मेरी रीडिंग थी उनकी बातों से और जो मैंने उसके बाद तहकीक की थी, ये जनरल फैज़ हमीद साहब का प्रोजेक्ट था। क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब को पता था कि अगर जनरल बाजवा साहब 3 साल एक्सटेंशन ले जाते हैं तो मैं उस फहरिस्त में आ जाऊँगा जिसके ज़रिए मैं आर्मी चीफ बन सकता हूँ। तो उनका ये बाकायदा प्रोजेक्ट था कि इनको एक्सटेंड किया जाए। और इमरान खान साहब के साथ जितनी नेगोशिएशन थी वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने की थी और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी तरीके से ये 3 साल इनको अगर एक्सटेंशन मिल जाए तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। और बाकी कई जगह पे इमरान खान साहब ने पूछा भी कि क्या जनरल बाजवा साहब ये चाहते हैं, तो उस पर जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा था जी एक्सटेंशन कौन नहीं चाहता, ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि एक शख्स को अगर 3 साल की एक्सटेंशन ऑफर की जाए तो वो रिजेक्ट कर दे। क्योंकि एक जगह पे इमरान खान साहब को ये भी इनसिक्योरिटी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अनाउंस कर बैठें और जनरल बाजवा साहब उसको रिजेक्ट कर दें। तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने कहा था ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, छोड़ दें, मैं उनको राज़ी कर लूँगा। तो उसकी बैकग्राउंड ये है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो उसमें जनरल बाजवा साहब की इन्वॉल्वमेंट थी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इशू बना, जस्टिस खोसा साहब का इशू बना, तो उसमें ज़ाहिर है पूरी इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हुई थी। उसमें सिर्फ जनरल फैज़ हमीद साहब इन्वॉल्व नहीं हुए थे, बल्कि उसके अंदर बाकी लोग भी इन्वॉल्व हुए थे। और अगर जनरल बाजवा साहब ना चाहते एक्सटेंशन तो वो रोक सकते थे, वो जनरल फैज़ हमीद साहब को रोक सकते थे, वो अपने लोगों को रोक सकते थे। बल्कि उसके अंदर तो एक प्रोजेक्ट ये भी था कि साथ ही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो जस्टिस कोसा थे, उनको भी एक्सटेंशन दे दी जाए और जो चीफ जस्टिस या जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी रिटायरमेंट की मुद्दत को 68 साल कर दिया जाए। अक्सर 68 साल की उम्र में वो रिटायर होंगे, जिसमें बाद में जस्टिस खोसा साहब नाराज़ भी हो गए थे कि मुझे इन्होंने अलग कर दिया, साइड पे निकाल कर दिया और मेरा मुतालबा या मेरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया गया और सिर्फ जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इशू लटका भी था। बहरहाल उस वक्त जो इन्वॉल्व हुई थी, उस गवर्नमेंट तो पहले ही इन्वॉल्व थे, जनरल फैज़ हमीद साहब भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उस वक्त जनरल बाजवा साहब का ऑफिस जो है वो भी इन्वॉल्व उसमें हुआ था। ये बात दुरुस्त है और मैंने बहुत सारे सोर्सेज से उस ज़माने में ये चीज़ें कन्फर्म की थी। लेकिन उसके बाद जब जनरल बाजवा साहब से मेरी तफसीली मुलाकातें हुई थी तो उन मुलाकातों में उन्होंने बताया कि जब मैंने एक्सटेंशन ले ली, मुझे मिल गई, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी थी। बल्कि वो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त जो ज़ाहिर है मेरी एक्सटेंशन की वजह से जिनकी तरक्की रुक गई, जिनमें से किसी एक ने आर्मी चीफ बनना था, जब वो मुझे मिलने के लिए आए तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी। बल्कि एक मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं टेबल के नीचे छुप जाऊँ, और दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था मैं उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। ये बात भी उन्होंने की थी, ये इस में भी वो बड़े क्लियर थे। अब अगला सवाल ये दूसरी एक्सटेंशन जो थी कि जब
इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई और पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई और उसके बाद जनाब बाजवा साहब की रिटायरमेंट, दूसरी रिटायरमेंट का वक्त आ गया, तो क्या उस वक्त वो एक्सटेंशन चाहते थे? इसमें मिला जुला किस्म का रुझान है, मिली जुली किस्म की इंफॉर्मेशन है। इसमें एक चीज़ तय है कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि जनाब बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लें, और बल्कि कुछ लोगों ने तो ये तक कहा था कि 8 महीने की एक्सटेंशन ले लें। अब जो 8 महीने का फिगर है वो बड़ा दिलचस्प है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि 8 महीने का फिगर ये क्यों है। और ये जो प्रपोजल थी ये सदर आरफ अलवी साहब ने दी थी। आरफ अलवी साहब ने 8 महीने का जनाब बाजवा साहब से कहा था कि आप एक्सटेंशन ले रहे हो। और जो 2 मुलाकातें इमरान खान साहब की ऐवान सदर में जनाब बाजवा से हुई थी, उसका मकसद भी यही था कि ये एक्सटेंशन ले लें और एक्सटेंशन लेने के बाद इलेक्शन करवा दें फौरी तौर पे। इमरान खान साहब फ़ौरन चाहते थे कि इस गवर्नमेंट को फारिग करके फ़ौरन इलेक्शन करवा दिया जाए, और ये सदर आरफ अलवी साहब दरमियान में थे जनाब बाजवा साहब के और इमरान खान के। अब उसमें ये देखिएगा कि इमरान खान साहब एक्सटेंशन चाहते थे, और फिर मियाँ शहबाज शरीफ एक्सटेंशन चाहते थे, फिर ख्वाजा आसफ साहब एक्सटेंशन चाहते थे इनकी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक्सटेंशन चाहते थे उस ज़माने में, और इसके अलावा शुजात अजीम साहब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं और जनाब बाजवा साहब के भी दोस्त हैं, वो भी दरमियान में सारे मामले में थे। तो एक्सटेंशंस की ऑफर्स उस वक्त हो रही थी। अब ये पता नहीं है कि क्या जनाब बाजवा साहब ने ये ऑफ़र कबूल की थी या नहीं की थी, लेकिन उस वक्त इनको ये ऑफ़र की जा रही थी। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ एक शख्स था जिसने ये साफ इनकार कर दिया कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, और उसका नाम मियाँ नवाज शरीफ था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस सारे सिनेरियो में साफ इनकार कर दिया था कि एक तो एक्सटेंशन नहीं होगी, दूसरा जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब या फिर इनके अपने दोस्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो चाहते थे कि या जनाब बाजवा साहब कि जिस शख्स को आर्मी चीफ बनाया जाए उसके ऊपर भी मियाँ नवाज शरीफ की रिजर्वेशन होने का नहीं। उन्होंने कहा कि वही बनेगा जो सीनियर मोस्ट है, यानी जनरल आसिम मनीर। तो जनरल आसिम मनीर साहब के मामले में मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े फर्म थे, और उन्होंने ना सिर्फ ये फैसला किया, फैसला करने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन बंद किए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और वो यूरोप में छुट्टियों पर चले गए, और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने आके जनरल आसिम मनीर साहब की अनाउंसमेंट कर दी। तो ये उसकी बैकग्राउंड थी। इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो 8 महीने की है। 8 महीने की एक्सटेंशन जो उसकी वजह ये थी कि कुछ और लोग थे जिन्होंने सीनियर हो जाना था। 8 महीने अगर ये एक्सटेंशन ले जाते तो ये जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल की लॉट है ये सारे रिटायर हो जाते, जो आर्मी चीफ बन सकते थे वो लोग। और उसके बाद अगर 8 महीने की एक्सटेंशन जनरल बाजवा साहब की हो जाती तो कुछ ऐसे लोग उसके अंदर इन हो जाते जिनके आर्मी चीफ बनने के चांसेस थे, और वो आरफ अलवी साहब समझते थे, आरफ अलवी जानते थे, और आरफ अलवी साहब ने उस शख्स को डायरेक्ट कहा था कि मैं ऑफ़र करता हूं कि 8 महीने की एक्सटेंशन उनको दे दें और उससे आप आर्मी चीफ बन सकते हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उसके बाद ज़ाहिर गवर्नमेंट तो हमारी आ जानी है, ये गवर्नमेंट हमारी आ जानी है तो मैं आपको आज ही ये गारंटी देता हूँ कि आप आर्मी चीफ होंगे। लेकिन वो साहब नहीं माने, उन्होंने कहा जी नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उन्हें मजबूर करूँ कि 8 महीने की आप एक्सटेंशन है, इसलिए कि मेरे आर्मी चीफ बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो शख्स कौन है सरदस्त मैं आपको ये नहीं बता सकता।